नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, आप अपने जीवन में तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए, जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास जो है हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक के। तो देखिए, फार्माकोकाइनेटिक जो आपका शब्द है, आप इससे बिल्कुल भी अनजान नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है आपको पता है। आपने इसको फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। फार्माकोलॉजी में हम दो चीजें जो है हम खास तौर पे पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। और देखिए, यहाँ पर काइनेटिक का मतलब क्या होता है। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। आपने काइनेटिक एनर्जी का नाम आपने सुना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, के बराबर 1/2 mv²। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, उसके अंदर गति है, मतलब उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है। तो फार्मा का मतलब क्या होता है? फार्मा का मतलब होता है ड्रग। आप सभी को पता है फार्मा का मतलब क्या होता है। फार्मा का मतलब होता है ड्रग। और यहाँ पर काइनेटिक का मतलब क्या लिखा गया? मूवमेंट। तो देखिए, जब हम कोई भी डोजेज फॉर्म लेते हैं, हम कोई भी दवाई लेते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, हम कोई भी डोजेज फॉर्म लेते हैं, कोई भी हम यहाँ पे ड्रग लेते हैं, तो जब वो ड्रग हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट करती है, देखिए जो आपकी ड्रग है उसका मूवमेंट कैसे होगा? उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। आपने ADME ये चीज आपने सुना होगा। जो भी हम ड्रग लेते हैं उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद क्या होगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शरीर में होगा। उसके बाद हमारे शरीर में क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म होगा। और अंत में क्या होगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा, मतलब उसका उत्सर्जन जो है वो हमारे शरीर से हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी ड्रग हमने लिया है, ठीक है, जो भी हमने ड्रग लिया है उसके ऊपर हमारी बॉडी ने क्या किया। देखिए, हमारी बॉडी जो होगी वो उस ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, उसको अवशोषित करेगी, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी हमारे प्लाज्मा के अंदर। हमारे बॉडी के जो भी टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वहां तक वो ड्रग पहुंचेगा। फिर उसके बाद हमारा शरीर जो है उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म करेगा। उसके बाद उस ड्रग को हमारे शरीर से बाहर निकालेगा, उसका एक्सक्रीशन करेगा। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है? काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। और फार्माकोकाइनेटिक के बारे में आपको याद रखना है, ADME मतलब हमारा शरीर, हमारा बॉडी ड्रग के साथ में जो करेगा वो क्या कहलाएगा? फार्माकोकाइनेटिक कहलाएगा। वहीं जो हमारा शरीर है उसने ड्रग के साथ में जो भी एक्टिविटी किया वो क्या है? फार्माकोकाइनेटिक है। लेकिन आपने सुना होगा फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है पावर। क्या होता है? ठीक है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है पावर। ठीक है। तो हम यहाँ पर डायनेमिक लिख देते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है पावर। ठीक है। अब देखिए, जिसके पास पावर होगा वही अपना कुछ असर दिखाएगा। ठीक है। तो जो हम ड्रग लेते हैं वो क्या असर हमारे बॉडी पे दिखा रहा है, उसका जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, किसमें करेंगे? फार्माकोडायनेमिक में करेंगे। तो हमारा यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक का जो है वो हमारा यहाँ पर रिवीजन हो गया है। ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये हमारा पूरा रेलवे फार्मासिस्ट का सिलेबस होने वाला है। आप सभी को पता है कि फार्मेसी से जो है टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आप टारगेट बना के चलिए, 55 से 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो देखिए, फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको चैप्टर वाइज जो है आपको सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट वाइज जो है आपको कराए जा रहे हैं। इसके साथ में जो है आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके आप रिकॉर्डेड बैच भी जो है आप परचेज कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस होगी वो आपकी होगी 500 रुपये। तो आप जो है कोर्स में जो है आप ज्वाइन करके किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, MCQ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि कंप्लीट थ्योरी क्लासेज होंगी। और बहुत जल्द इसी कोर्स में आपको RRB एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज है वो भी वीकली अपलोड किया जाएगा। तो आप कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। इसका सिलेबस जो है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। टोटल जो है 5 यूनिट दिया गया है और बेसिकली जो है इसमें आपको पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, बायो अवेलेबिलिटी। इन सभी टॉपिक्स को आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, जनरल फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। लेकिन इस सब्जेक्ट में क्या है कि इन सभी टॉपिक को जो है थोड़ा सा डिटेल से जो है वो आपको पढ़ना होता है। तो ये आपको यहाँ पर सिलेबस दिख रहा है। ठीक है। चलिए, तो आज की जो क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले जो है हम यहाँ पर जो है उससे पहले हम यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो उससे पहले जो है हम इस डायग्राम को जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं।
तो देखिए जो भी ड्रग होती है आखिरकार उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका अवशोषण जो है कैसे होता है, इस चीज को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिरकार एब्जॉर्प्शन है क्या, ठीक है। देखिए अगर कोई भी खेत है, अगर कोई भी फार्म है, आप यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप जमीन जो कि क्या है बिल्कुल सूखी है, अगर आप सूखी जमीन पर पानी गिरा दें, अगर आप सूखी जमीन पे पानी गिरा दो तो क्या होगा, वो पानी क्या हो जाएगा, जमीन के द्वारा अवशोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जमीन होगी वो क्या करेगी, उस वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। आपको पता है कि अगर आप सूखी जमीन पे पानी गिराएंगे तो क्या करेगी, वो जो अपने पर जमीन है उस पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसमें अगर हम कोई भी ड्रग की एंट्री कराते हैं, जैसे कि अगर हम टैबलेट खाते हैं, वो टैबलेट हमारे मुंह के माध्यम से, ईसोफेगस के माध्यम से हमारे स्टोमक में चला गया, उसके बाद स्टोमक देखिए यहाँ पे हमारा स्टोमक है, ठीक है, इसमें जो है हमारा टैबलेट आ गया। तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर स्टोमक का वॉल है, ठीक है, इससे क्या होगा, जो अपने पर टैबलेट है इसका जो है ये छोटे छोटे पार्ट में जो है ये क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है, ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। उसके बाद डिसइंटीग्रेट के बाद क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा, मतलब जो भी आपका सॉलिड ड्रग था जो कि हमारे स्टोमक में गया वो क्या बदलेगा, लिक्विड में चेंज होगा, सॉल्यूशन में चेंज होगा। और उसके बाद जो है वो हमारे स्टोमक के जो वॉल है वहां से क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी आपकी ड्रग होती है या फिर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे शरीर में जो है कैसे होता है, तो एक आपका होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का हिंदी मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं विसरण बोलते हैं। एक आपका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक आपका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर दिख रही है, सभी चीजों के बारे में जो है आज हम यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है कि व्हाट डज बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है, जो हमारा ये सब्जेक्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या है। तो देखिए फार्मास्यूटिक्स तो आपने पढ़ा है, फार्मास्यूटिक्स में हम डोजेज फॉर्म के बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर इसके साथ में बायो लिखा गया है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ड्रग की उसका जो अध्ययन है उसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। चलिए अगला है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो आपकी ड्रग होती है जो उसका इफेक्ट है उसका अध्ययन हम फार्माकोडायनेमिक में करते हैं, ठीक है। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए जो भी आपकी ड्रग है उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इसके बीच का जो रिलेशन है उसका जो अध्ययन हम किसमें करते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है आप इस चीज को समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो है हम इससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्टडी ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कारक, ठीक है। स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रभावित करने वाले। रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू ऑप्टिमाइज थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो कि ड्रग के, ठीक है, जो कि ड्रग के रेट और अमाउंट को जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो आपका ड्रग पहुंचता है उसका जो रेट है उसका जो अमाउंट है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। साथ में इस इंफॉर्मेशन का जो प्रयोग है उसे करके जो भी हम ड्रग बनाते हैं उसे हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं और कैसे ऑप्टिमाइज बना सकते हैं कि जो आपकी ड्रग है उसका असर बहुत अच्छा हो। तो जो इसका अध्ययन किसमें करते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोडायनेमिक में, काइनेटिक में या फिर फार्माकोलॉजी में, इसका अध्ययन जो है वो हम करते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। तो देखिए बायोफार्मास्यूटिक्स जो है इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी ड्रग बनाते हैं, कोई भी दवा अगर हम बनाते हैं तो उसका बायोफार्मास्यूटिक्स जो है इसकी नॉलेज होना हमें बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्या दिया गया, पीएच ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखिए जो हमारा जीआईटी है उसका पीएच क्या है, एसिडिक है, बेसिक है।
तो ये फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि किस ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी होगा, किसका लेट में होगा। बिल्कुल सही बात है। अगला है ड्रग फॉर्मुलेशन। जो भी आपका ड्रग है वो किस डोजेज फॉर्म में है, टैबलेट में है, कैप्सूल में है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, इमल्सन है। ठीक है, तो ये भी जो है एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा है आपका प्रेजेंस ऑफ फूड। देखिए जो है, जो हमारा स्टोमक है, देखिए बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको कि आपको खाना खाने के बाद लेना होता है, खाना खाने के पहले लेना होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि 3 फैक्टर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सभी जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन बायो फार्मास्यूटिक्स द टर्म बायो अवेलेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। वैसे ये टॉपिक आपने फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आखिरकार बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ ड्रग, ड्रग की वह मात्रा जो कि रीचेस का मतलब होता है पहुंचती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो किसी भी दवा की वह मात्रा जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है उसे हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखिए जो भी हम ड्रग लेते हैं, जो भी हम टैबलेट ले रहे हैं, उसके अंदर अगर पैरासीटामोल है 500 mg है, ठीक है, तो क्या वो 100% 500 mg हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा है, मतलब हमारे ब्लड तक पहुंच रहा है, उसका कितना अमाउंट पहुंच रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। देखिए हमारे पास 2 ड्रग है, ड्रग ए और ड्रग बी। देखिए जो आपका ड्रग ए है ये जो है केवल 10 mg जो है वो पहुंचा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जो आपका ड्रग बी है ये पहुंचा केवल 5 ही mg हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपका ड्रग ए है इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है, अच्छी है, मतलब ये अधिक मात्रा में जो है वो पहुंचा है एज कंपेयर टू बी ड्रग। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन जो है फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली हैज हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछे गए हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है या फिर सबसे अधिक होती है, ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट या फिर सब क्यूटेनियस रूट। तो आपने इंट्रावेनस रूट के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि दवाइयों को जो है वो सीधे हम वेन्स के अंदर जो है वो हम इंजेक्ट कर देते हैं और वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में चली जाती है, इसलिए इसका जो है इसका बायो, ठीक है, इसका बायो एबिलिटी जो है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है या फिर कहा जाए कि 100% होता है। ठीक है, तो जो भी पेशेंट जो कि बेहोश हो चुके हैं, सब कॉन्शियस हैं, वो ओरल रूट से दवा को नहीं ले सकते, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें कि हमें ड्रग को तुरंत जो है मरीज के ठीक है उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना है, तो उस केस में जो है आईवी रूट से जो है वो दवाओं को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी फॉर आईवी रूट इज, आप सभी को पता है 75%, 80%, 90% या फिर 100%। तो अगर आप आईवी रूट से दवा को देंगे क्या होगा, उसका बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा, 100% होगा, मतलब वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंच जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिफोर इट एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए अगर आप किसी भी ड्रग को ओरल रूट से लेंगे, अगर आप किसी भी ड्रग को ओरल रूट से लेंगे, वो कहाँ जाएगा, हमारे स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाने के बाद जो है वो कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। ठीक है, देखिए लीवर में जो है वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म सबसे अधिक होता है। तो देखिए जो आपकी ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले अगर उसका मेटाबॉलिज्म पहले ही हो जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास इफेक्ट या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो क्या लिखा गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, इट एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जब कोई ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर रही है उससे पहले ही अगर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा
ठीक है। तो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट। और अगर किसी भी ड्रग का फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत अधिक है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब वो पहले ही उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, मतलब वो कम मात्रा में जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स अंडर गोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ऐसी ड्रग्स जिनका की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक होता है, आर एडवाइज नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू। तो ऐसी ड्रग जिनका की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक है, उन्हें किस रूट से नहीं लेने की सलाह दी जाती है, ओरल रूट, आईवी रूट, आईएम रूट या फिर सब क्यूटेनियस रूट। ठीक है। तो देखिए आईवी रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, सब क्यूटेनियस रूट हो गया, ये सारे कौन से रूट हैं, ये सभी जो हैं हमारे पेरेंट्रल रूट हैं। कौन से रूट हैं, पेरेंट्रल रूट हैं। वहीं ओरल रूट में जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ड्रग अवेलेबिलिटी। ठीक है, द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से। व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एस। ठीक है। तो देखिए जो आपकी ड्रग है उसका बायो अवेलेबिलिटी बहुत तेजी से होगा अगर वो ड्रग टैबलेट फॉर्म में है। कंट्रोल ले लीजिए, मतलब आपका एंटेरिक कोटेड टैबलेट आता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल या फिर सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखिए अगर कोई ड्रग जो है वो किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। देखिए अगर आप टैबलेट लेंगे, कैप्सूल लेंगे, तो वो आपके पेट में जाएगा, थोड़ी देर रहेगा, ठीक है, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, फिर वो आपके सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज होंगे, जिसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। तो उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन फॉर्म में किसी भी ड्रग को लेते हैं तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन जो है या फिर कहें कि उसकी जो है यहाँ पर, ठीक है, बायो एबिलिटी जो है वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। मैंने बता रखा है काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। जो भी हमने ड्रग लिया है उसका मूवमेंट हमारे शरीर में कैसे हो रहा है, तो उस ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, और अंत में क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, उसका उत्सर्जन हमारे शरीर से हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, फिक लॉ इज यूज फॉर स्टडी ऑफ। ठीक है। चलिए तो देखिए जो आपका फिक लॉ होता है ये किससे संबंधित है, डिसोसिएशन रेट से, डिसोल्यूशन रेट से, डिसइंटीग्रेशन रेट से या फिर डिफ्यूजन रेट से। ठीक है। तो देखिए फिक लॉ जो है वो हमारा डिफ्यूजन रेट से संबंधित है। इसका फार्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए तो इसका फार्मूला होता है डी क्यू बटे डी टी बराबर डी ए के। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे एम बटे डब्ल्यू। ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका एच, ऊपर हो जाएगा आपका सी जी आई टी, सी जी आई टी माइनस सी। ठीक है। तो ये जो है हमारा टोटल फार्मूला होता है, इसको जो है फिक लॉ कहा जाता है, डी क्यू बाई, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी बराबर डी ए के ब्रैकेट में सी जी आई टी माइनस सी बटे एच। ठीक है। अब देखें यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी क्या है, ये चीज जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डी क्यू बाई डी टी। तो ये है आपका रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब जबकि ड्रग है वो कितनी तेजी से जो है या फिर कितने धीमे जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब उसकी दर क्या है। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, अगला है आपका डी। डी क्या है, डी है आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ये एक तरह का क्या होता है कि नियतांक ही होता है, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। ठीक है। ए क्या है, ए आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। ए क्या है, ए आपका सरफेस एरिया है। ठीक है। और क्या दिया गया है, के एम डब्ल्यू। ठीक है। और क्या दिया गया है यहाँ पर, कि एमडब्ल्यू दिया गया है। एच, एच क्या है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, एच जो है वो है आपका मेम्ब्रेन थिकनेस, यानी कि जिस मेम्ब्रेन से जो है वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, मेम्ब्रेन थिकनेस है। ठीक है। और सी जी आई टी माइनस सी क्या है, तो देखिए सी जी आई टी है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कहने का मतलब ये कि जो आपकी ड्रग है उसका कितना कंसंट्रेशन हमारे स्टोमक में, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है। वहीं आपका सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, हमारे हमारे देखिए हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है उस ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सी बोलेंगे। ठीक है, तो सी GIT-C। तो इस फॉर्मूले को जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये आपका क्या है, फिक लॉ का जो है ये आपका मैथमेटिकल रूप है, मतलब dQ/dt बराबर DA/KMW बटे H, ऊपर जो है आपका CGIT-C है। ये क्या है, ये आपका फिक लॉ है, जो कि किसी भी ड्रग के डिफ्यूजन रेट से रिलेटेड है। मतलब जो आपकी ड्रग है उसका डिफ्यूजन रेट कैसा है, इसको जो है ये फॉर्मूला हमें बताता है, या फिर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेजर प्रोसेस, क्या है, ठीक है, मेजर प्रोसेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर देन 90% ड्रग। तो देखिए अधिकांश या फिर कहा जाए कि 100 में से 90 जो ड्रग हैं उनका एब्जॉर्प्शन, उनका अवशोषण जो है वो किस मेथड से होता है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पूरे ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए 90% जो आपका ड्रग है उसका जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन किस माध्यम से होता है, पैसिव डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, तो पैसिव डिफ्यूजन क्या है, देखिए हमने एक ग्लास लिया है, ये हमारा ग्लास ए है, ये हमारा ग्लास क्या है, ये हमारा ग्लास बी है। इसके अंदर जो है इस लेवल तक जो है पानी भरा है, इसके अंदर जो है इस लेवल तक पानी भरा है, और जो आपका ग्लास बी है इसमें जो है इस लेवल तक जो है पानी भरा है। अब जो है इन दोनों ग्लास को जो है वो हमने एक पाइप के माध्यम से जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि जो आपका ये वाटर है, जो आपके पर वाटर है वो आपका ए से बी में जाएगा या फिर बी से ए में जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके यहाँ पर ए वाला ग्लास है इसके अंदर जो है, इसके अंदर पानी का लेवल यहाँ तक है और इस वाले में पानी का लेवल यहाँ तक है। मतलब क्या है, जो आपके यहाँ पर वाटर का फ्लो होगा कहाँ पे होगा, ए से बी ग्लास में होगा। ठीक है, तो वैसे ही जहां भी हमारी मेम्ब्रेन होती है, जहां भी हमारी मेम्ब्रेन होती है, जहां से कि जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल है उनका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए है, ये आपका पार्ट बी है, ये जो है आपका यहाँ पर आउटर साइड है और ये जो है आपका क्या है, इनर साइड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत अधिक है, यहाँ पे जो है ड्रग मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। और यहाँ पे क्या है, एक, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो है यहाँ पर एक भी ड्रग मॉलिक्यूल नहीं है या फिर बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जो आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन है बीच में, ठीक है, इससे जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ए से बी साइड में होगा। ठीक है, ए से बी साइड में होगा। तो मेजर प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर देन 90% ऑफ ड्रग जो होता है वो किससे होता है, पैसिव डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब इसका मतलब यही कि जो आपके पर सेल मेम्ब्रेन है इसके आउटर साइड में जो है मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है और उसके इनर साइड में क्या है, मॉलिक्यूल की संख्या कम है। तो बाहर से अंदर जो है आपके मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, देखिए अगर आप ऊपर से नीचे किसी चीज को छोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो उसको आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, वो चीज ऑटोमेटिक गिर जाएगी। ऊपर से नीचे गिरने के लिए जो है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पास होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फेल होने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही डिफ्यूजन में क्या है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसके माध्यम से जो है ये होता है, जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां से जो है लोअर कंसंट्रेशन जहां पे होता है उधर जो है मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और आपका है फैसिलेटेड, ठीक है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो देखिए फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि एक आपका यहाँ पर कैरियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल है और ये क्या है, एक तरह का जो है आप इसको गेट मान सकते हैं। इस गेट के माध्यम से जो है जो भी आपके मॉलिक्यूल्स है वो पास हो जाते हैं। यहाँ भी जो है वो क्या चाहिए होता है, यहाँ भी जो, ठीक है, यहाँ भी जो है वो एनर्जी नहीं चाहिए। और ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मतलब आउटर साइड में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है ड्रग की, तो मॉलिक्यूल्स उनकी संख्या ज्यादा है, और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर जो है उनकी संख्या कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा, ये बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और एक आपका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, यहाँ पर आउटर साइड में क्या है, मॉलिक्यूल्स कम हैं और यहाँ पर इनसाइड क्या है, मॉलिक्यूल्स अधिक हैं।
तो इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा है। मतलब देखिए, अगर आपको पास होना एग्जाम में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपके नंबर कम हैं तो आपको नंबर को बढ़ाने के लिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें क्या लगेगा, इसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो देखिए डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, डाउन हिल प्रोसेस होते हैं। डाउन हिल, डाउन हिल, हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। तो देखिए पहाड़ी से नीचे आने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है, आप लुढ़कते हुए आ सकते हैं, लेकिन पहाड़ी पे चढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी लगेगी। ठीक है, वो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो इन सभी टॉपिक को आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो क्या लिखा गया है, मेजर प्रोसेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर देन 90% ड्रग इज पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोसेस। तो देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के माध्यम से ही जो है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें जो है, ठीक है, आपका यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से जो है वो क्या होता है, ये आपका ड्राइविंग फोर्स है। मतलब इसी फोर्स की वजह से जो है पैसिव डिफ्यूजन होता है, किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो यहाँ पर सही हो सकता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। दोनों जो आपके यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के माध्यम से ही जो है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इसका क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। मतलब इसी फोर्स के माध्यम से जो है, देखिए ये आपका यहाँ पर आउटसाइड वाला हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का, ये आपका इनसाइड वाला हिस्सा है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ही अधिक है। ठीक है, और ये अपने यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से जो है आपके मॉलिक्यूल्स कम कंसंट्रेशन वाले पार्ट में आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और ट्रेन के डब्बे जो है आपके क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, तो अगर इस वाले डिब्बे में जो है क्या है, क्राउड बहुत ज्यादा है, इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले डब्बे में क्या है कि भीड़ कम है, तो लोग जो है, ऐसा डिब्बा जिसमें जो है क्राउड बहुत अधिक है, वहां से जो है कम क्राउड वाले जो आपका कोच है, डिब्बा है, उसमें जो है लोग आ जाएंगे आसानी से सफर करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में, ठीक है, क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, जब तक कि क्या हो जाए, साम्य अवस्था प्राप्त ना हो जाए, इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रिसीव ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये आपका क्या है, यही आपका फिक लॉ है। मैंने क्या बताया है, डी क्यू बट्टे डी टी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रैकेट में सी जी आई टी माइनस सी के, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, कंसंट्रेशन के जो आपके यहाँ पर ड्रग का जो जो उसका यहाँ पर मॉलिक्यूल उसके कंसंट्रेशन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपका क्या, ये जो है आपका फिक लॉ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ड्रग इन पैसिव डिफ्यूजन। तो देखिए पैसिव डिफ्यूजन के अंदर जो है, जो भी आपकी ड्रग है उसका मूवमेंट क्यों हो रहा है, उसका मूवमेंट तभी होगा जब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी ड्रग होती है, उसके जो भी अपन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ड्रग इन पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर। तो देखिए आपका पैसिव डिफ्यूजन हो गया और फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया, इसमें जो है हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। मतलब आपको पहाड़ी से नीचे आने के लिए आपको जो है आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चीज जो है अगर आप यहाँ पर नीचे फेंक देंगे पहाड़ी से नीचे, तो ऑटोमेटिक चली आएगी, लेकिन किसी चीज को पहाड़ी पर फेंकने के लिए जो है आपको एनर्जी लगाना होगा, आपको ताकत लगाना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में ग्लूकोज का एंटर करना, ये भी एग्जाम्पल है। अगला है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी1 और बी2, विटामिन बी1 और बी2 का हमारे इंटेस्टाइन के माध्यम से एब्जॉर्प्शन होना भी फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है। अगला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12। तो देखिए हमारे जीआईटी के माध्यम से, हमारे स्टोमक, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के माध्यम से विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन होना क्या है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है। तो देखिए फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन में यही अंतर है कि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है,
इसको जो है इसको प्रमोट किया जाता है, और प्रमोट करने के लिए कोई इसके अंदर क्या होता है, एक क्या होता है यहाँ पर कैरियर होता है, कैरियर या फिर कहें कि एक प्रोटीन होता है जो कि उसको ठीक है प्रमोट करता है कि वो आसानी से चला जाए। ठीक है, अगला है कि कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है कि जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को जो है अंदर जो है वो जाने देते हैं आसानी से। वो उनके क्या होते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि वो उनके जो है दोस्त हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो कि उनको पहचानते हैं और उनको जो है डिस्काउंट देंगे कि आप आसानी से जो है वो अंदर चले जाइए। ठीक है, तो देखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। इसमें क्या होता है, कुछ कैरियर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अकर्स थ्रू। तो देखिए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जो है ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पहाड़ी में जो है हमें नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर। तो देखिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस में होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है इफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो देखिए अगर जो है, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगर वो एटीपी का प्रयोग कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। देखिए जो आपका यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप हिल प्रोसेस। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, हिल का मतलब क्या है, पहाड़ी। तो पहाड़ी पे जाने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और एक होता है डाउन हिल प्रोसेस। डाउन हिल में क्या है कि आपको पहाड़ी से नीचे आने के लिए जो है आपको मेहनत नहीं करनी है, आप किसी चीज को छोड़ दीजिए, वो जो है ऑटोमेटिक जो है नीचे लुढ़कता हुआ चला आएगा। तो वो क्या होगा, पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेड वाले क्या होंगे, डाउन हिल प्रोसेस होंगे। बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अप हिल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ग्लूकोज, सर्टेन अमाइनो एसिड एंड विटामिन लाइक नियासिन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड्स आर एंडोजीनियस। एंडोजीनियस का मतलब क्या होता है कि ये हमारे सेल के अंदर होते हैं, ये जो है हमारे यहाँ पर बॉडी के अंदर होते हैं, सब्सटेंस दैट आर ट्रांसपोर्टेड। तो देखिए ये सारे सब्सटेंस जो हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सेल ईटिंग क्या होती है, सेल ईटिंग, यहाँ पर ईटिंग का मतलब होता है खाना। तो ये आपका एंडोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है या फिर फैगोसाइटोसिस है। तो उसके पहले जो है आप यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, एंडोसाइटोसिस। तो देखिए सॉलिड पार्टिकल को हम खाते हैं, जो है देखिए हम जो भी यहाँ पर भोजन करते हैं जो कि सॉलिड होता है या फिर सेमी सॉलिड होता है, हम उसको खाते हैं और पानी को हम पीते हैं। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस में क्या है, सॉलिड पार्टिकल को जो हमारी सेल है वो क्या करती है, खाती है, उसको लेती है, उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और पीनो में क्या है, पीनो का मतलब क्या होता है, पीना। ठीक है, पिनोसाइटोसिस। तो इसमें जो है जो भी आपकी फ्लूइड है जो कि सेल के बाहर होती है उसको हमारी सेल क्या करती है, पीती है। आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। ठीक है, तो सेल ईटिंग क्या है, वो है आपका फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और सेल ड्रिंकिंग क्या है, ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, पीना, मतलब पीनो। पिनोसाइटोसिस क्या है, सेल ड्रिंकिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम से जो आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके माध्यम से प्रभावित होता है, ड्रग सोलिबिलिटी। कोई ड्रग जो है कितनी ज्यादा सोल्यूबल है, डिजोल्यूशन रेट क्या है हमारे, ठीक है, हमारे जीआईटी का पीएच क्या है। तो इन सभी फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नोवेज विटने थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो नोवेज विटने थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है, और इसको स्टैग्नेंट थ्योरी भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है स्टैग्नेंट थ्योरी भी जो है इसको कहा जाता है, और ये संबंधित है किससे, ड्रग के डिजोल्यूशन से। डिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए जो भी आपकी ड्रग है जब वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होती है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट होती, इसे क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते हैं। और इसका फार्मूला जो है वो मैं लिख देता हूं, dC/dt इज इक्वल टू DA ब्रैकेट में CS - C/,
एक्स, ये जो है इसका फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले को लिख लेंगे, ये जो है हमारा फार्मूला है, जहां पे डीसी बटे dt क्या है, डिजोल्यूशन रेट है, डी जो है आपका क्या है, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, ए आपका क्या है, सरफेस एरिया है, एक्स जो है वो आपका क्या है, तो x जो है वो है आपका थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, मतलब जिस लेयर से जो है वो डिफ्यूजन हो रहा है, और सी एस क्या है, सी एस है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, और सी क्या है, सी है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में ड्रग का कंसंट्रेशन सी है, सी एस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है नोवे विटने थ्योरी है, और ये जो है किसको जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है, डिजोल्यूशन को। डिजोल्यूशन का मतलब क्या है, जब आपकी ड्रग है सॉलिड से सॉल्यूशन में बदलती है उसे क्या बोलेंगे, डिजोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएच पार्टीशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, ब्रोडी के द्वारा दिया गया, ठीक है। चलिए तो ये थ्योरी क्या कहती है, तो देखिए ये थ्योरी जो है वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझाती है ड्रग के जीआईटी से, कि कैसे जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी आपकी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, जो आपकी ड्रग है अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर उसका अणुभार जो है मोर देन 100 डाल्टन है, अगर आपके ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन से अधिक है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के माध्यम से होगा। यही आपकी पीएच पार्टीशन थ्योरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 64,500 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ड्रग बाइंड टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो देखिए जो हमारी ड्रग होती है वो जो है वो यहाँ पर किस टिश्यू से जो है वो यहाँ पर बाइंड करती है, उसका ऑर्डर क्या है, तो देखिए जो भी आपकी ड्रग होती है, ठीक है, उसकी सबसे ज्यादा जो यहाँ पर बाइंडिंग है किस में होगा, लीवर में होगा। सबसे पहले बाइंडिंग किस में होगा, लीवर में होगा, फिर किस में होगा, किडनी में होगा, फिर किस में होगा, लंग्स में होगा, और अंत में जो कहाँ पे होगा, मसल्स में होगा। तो आप ये जो है ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, तो देखिए यहाँ पर इरिवर्सिबल का मतलब यही है कि अगर ड्रग हमारे शरीर से बाहर निकल गई तो वो क्या होगी, वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, हम बोलते हैं ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है, ड्रग एलिमिनेशन बोलते हैं या फिर एक्सक्रीशन बोलते हैं। मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग, तो देखिए ड्रग का मेन मेटाबॉलिज्म साइट क्या होता है, लीवर होता है। आप सभी को पता है लीवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। अगला है बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग, यहाँ पर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। आप कोई बाइक लाते हैं, कार लाते हैं, आप उसके अंदर जो है कुछ मॉडिफाई जो है आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका ड्रग है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म, या फिर इसे हम बोलते हैं ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो देखिए अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इफ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, और अगर आप बॉडी टेम्परेचर कम करेंगे तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एट्रोपिनेज एंजाइम प्रेजेंट इन, तो एट्रोपिनेज एंजाइम जो है किसमें मौजूद होता है, रैबिट में मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए, और ये एट्रोपिन का मेटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज सीन इन इन्फेंट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, क्लोरेम्फेनिकोल की वजह से होता है। देखिए बच्चों में जो है क्या होता है कि उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, इसी वजह से छोटे बच्चों में जो है सभी दवाइयां सूट नहीं करती हैं, ठीक है। फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये तीनों क्या है, फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, मतलब हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां से ड्रग का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, वो है आपका किडनी। बाकी लीवर, आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म हो गया। देखिए स्किन और सेलाइवा से भी जो है ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, लेकिन पूछा है कि प्रिंसिपल ऑर्गन, मुख्य ऑर्गन कौन सा है ड्रग एक्सक्रीशन का, किडनी, ठीक है। तो बहुत सारे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जिनका जो एक्सक्रीशन है केवल किडनी के माध्यम से ही होता है। तो वैसे पेशेंट जिनका कि रीनल सिस्टम फेल है, किडनी उनकी सही से काम नहीं कर रही है, तो वैसे पेशेंट में जो है
उन ड्रग की क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगला है नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस का रेट कितना होता है, 120 से 130 मिलीलीटर पर मिनट होता है नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट। ठीक है, चलिए मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, जो भी आपकी ड्रग है उनका ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, या फिर आपको पता है कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और लीवर में क्या पाई जाती हैं, हिपैटोसाइट, लीवर सेल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट। ऑस्टियोसाइट्स का मतलब क्या है, ये आपकी हो जाएंगी बोन सेल हो जाएंगी, एडिपोसाइट आपकी फैट सेल्स हो जाएंगी, या फिर फैट टिश्यू हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपकी एडिपोसाइट पाए जाते हैं। द ड्रग डोज गिवन टू द पेशेंट, तो ऐसा ड्रग का डोज जो कि पेशेंट को दिया गया उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड डोज। ठीक है, द डोज अवेलेबल टू द पेशेंट, तो हमने पेशेंट को जो डोज दिया उसे बोलेंगे एडमिनिस्टर्ड डोज, और उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो डोज पहुंचा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बायो अवेलेबल डोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बायो अवेलेबल डोज इज सीन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो देखिए अगर आप किसी भी ड्रग को पेरेंटल रूट से देंगे तो उसका जो है वो उसके, ठीक है, उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे अधिक ड्रग का कंसंट्रेशन पहुंचेगा, उसके बाद ओरल है, उसके बाद रेक्टल, उसके बाद क्या है, टॉपिकल है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर है टाइम यानी कि समय, और यहाँ पर है अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड। तो देखिए जब आप किसी भी टैबलेट या फिर अगर आप किसी भी ड्रग को लेंगे तो जैसे जैसे समय बीतेगा उसका जो कंसंट्रेशन है वो हमारे शरीर के अंदर बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो कि उस ड्रग का हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा। तो क्या लिखा गया, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। तो हमारे ब्लड के अंदर जो है उस ड्रग का अधिकतम कंसंट्रेशन को हम किससे लिखते हैं, सी मैक्स से लिखते हैं। तो एक बार अगर हमारे देखिए एक बार हमारे ब्लड के अंदर हाईयर कंसंट्रेशन पे जो है वो ड्रग पहुंच गई, उसका कंसंट्रेशन सबसे अधिक हो गया, उसके बाद जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और एक आपका होता है T1/2 से हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वह समय होता है जिसमें उस ड्रग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उस ड्रग का कंसंट्रेशन क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, सी मिनिमम बोलेंगे, मतलब उसका एक्सप्रेशन काफी हद तक हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड और टाइम का एक ग्राफ बना तो उसे क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व बोलते हैं, एयूसी बोलते हैं। इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पॉइंट एट विच ड्रग कंसंट्रेशन इज प्लाज्मा इन मैक्सिमम, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें कि प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, उसे क्या बोलते हैं, सी मैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पर कुमुलेटिव का मतलब होता है कुल होता है, टोटल होता है, जो कि ऐसा अमाउंट ड्रग का जो कि यहाँ पर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हुआ है उसे क्या बोलेंगे, एक्स यू बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इज द टाइम द ड्रग रिक्वायर्ड टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, तो ऐसा टाइम जिसने कि ड्रग को पीक कंसंट्रेशन में पहुंचने में लगा उसे क्या बोलेंगे, टी मैक्स बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और टी मैक्स और T1/2 क्या था, हाफ लाइफ था, मतलब यहाँ पे मतलब ये कि ऐसा टाइम जिसमें जो है ड्रग का जो आपका यहाँ पर पीक जो आपके पर कंसंट्रेशन वो क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो आज जो है टोटल 45 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और इस सब्जेक्ट से करीब हम 200 क्वेश्चंस हम और करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि 70 में 70 जो है हमारा टारगेट है कि फार्मेसी में 70 में 70 करना है। ये आप एक बड़ा टारगेट बना के चलिए, उसी अनुसार जो है आपको मेहनत भी करना होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।